हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी शुरू करी है और इसी सीरीज़ में 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, कंबशन एंड फ्यूल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। क्या आप कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं? तो यस, हाँ, हम अपने घरों में क्या क्या यूज़ करते हैं। वुड हो गया, क्योंकि वुड अगर जैसे कोई चूल्हे वगैरह पे खाना बना रहा है तो वो लकड़ियों का यूज़ करके बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि वुड, हम वुड को यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। और क्या हम यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में एज अ फ्यूल? कोल हो गया, कोयला हो गया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। काव डंग, जो उपले होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है घरों में एज अ फ्यूल खाना वगैरह बनाने के लिए। तो ये तो हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। अब उसके बाद क्या है, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम बताइए जिन्हें हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या आ जाएंगे, सीएनजी आ जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए। तो हाँ, उन्होंने आगे यही बोला है कि जब हम ये लिस्ट बना रहे होंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें आई जो हम पहले ही बता चुके हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप कैंडल को जलाने से तो फेमिलियर होंगे ही कि हम जब कैंडल को जलाते हैं तो वो कैसी जलती है, और जब हम कोल को जलाते हैं तो कैसे जलती है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो हम गेस कर सकते हैं कि जब कैंडल जलती है तो वो विद अ फ्लेम, मतलब जब हम कैंडल जला रहे हैं तो उसकी एक फ्लेम होगी, इस तरह उसकी वो एक फ्लेम के साथ जलती है। पर जब हम एक कोयला जलाते हैं तो कोयले में सीधा ऐसी कोई उसकी फ्लेम नहीं बनती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही सब बताया हुआ है कि जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो वो एक फ्लेम के साथ जलती है, पर कोयले में फ्लेम नहीं होती। इसी तरह के सिमिलरली हम और भी मटेरियल्स फाइंड कर सकते हैं जो जब जल रहे हो तो उनकी कोई भी फ्लेम ना हो, जैसे कि कैंडल में होती है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो बर्निंग है, आखिर ये जो कोई भी चीज़ जल रही है तो उसका केमिकल प्रोसेस क्या है, और अलग अलग टाइप्स के फ्लेम पढ़ेंगे। जब भी कोई भी चीज़ जलती है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जैसे कि कैंडल में किस तरह की फ्लेम है, और या और भी दूसरे जो सब्सटेंसेस हो गए वहाँ पे किस तरह की फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, व्हाट इज़ कंबशन, की कंबशन क्या होता है। अब हमने जो क्लास सेवन्थ में जब मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तो उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग वाली एक्टिविटी करी थी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जब हमने उसमें एक्टिविटी करी थी तो ये जब बर्न कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये लाइट और हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। अब इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी जैसे हमने मैग्नीशियम को लेके उसको बर्नर में जलाया था, उसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी हम मैग्नीशियम की जगह किसको लेके करते हैं, चारकोल को लेके करते हैं। होल्ड अ पीस, मतलब चारकोल का एक पीस लेके उसे पेयर ऑफ टोंग, जो टोंग है उसमें इसे होल्ड करना है और उसे फ्लेम के नज़दीक लेके जाना है, चाहे कैंडल की फ्लेम हो गई या फिर बंसल बर्नर की फ्लेम हो गई। तो इसमें भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि जो चारकोल है वो एयर में जब भी बर्न हो रहा है, या फिर जो कोल है वो भी जब एयर में बर्न हो रहा है, तो इनके बर्न होने से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। मैग्नीशियम के बर्न होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट। तो वहाँ भी प्रोड्यूस हो रही थी और हीट और लाइट यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है। हीट और लाइट तो दोनों में प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ये बर्न कर रहे हैं। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और जब चारकोल और कोल बर्न करे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इनके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है।
तो ये आप याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम के बर्न होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड और चारकोल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बाकी हीट और लाइट तो दोनों में कॉमन ही है। ए केमिकल प्रोसेस, अब कंबशन जिसके बारे में हम देख रहे हैं, ये जो कंबशन है असल में है क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें जिस सब्सटेंस को हम जला रहे हैं जब वो एयर में प्रोड्यूस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उसके बाद हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमने देखा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, एयर में ये जल रही थी, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जली और हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसका केमिकली वो चीज़ बदल जा रही है। अब मैग्नीशियम बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है तो केमिकली तो चेंज आ ही रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ये तो हो गया कंबशन। अब जिस सब्सटेंस को हम जला रहे हैं उसे कंबस्टिबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम कंबस्टिबल था, इसे फ्यूल भी कहा जाता है। अब ये जो फ्यूल है मतलब कोई जलाने वाली चीज़ सॉलिड भी हो सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि हम एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ये क्या है, लिक्विड होता है और उसको हम होम्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और गैस भी हो सकता है जैसे कि सीएनजी, जिसे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो ये सब क्या है, जो जलाने वाली चीज़ है, मतलब जो फ्यूल है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस इनमें से कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टिबल आइदर एज अ फ्लेम और ग्लो। हमें पता है जैसे मैग्नीशियम बर्न हुआ तो लाइट भी पैदा हुई और हीट भी पैदा हुई। वही इन्होंने यहाँ कहा है कि लाइट प्रोड्यूस होगी या वो फ्लेम की तरह जैसे कि मोमबत्ती में होता है, या फिर एज अ ग्लो जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे एक फ्लेम की तरह नहीं, पर हमें एक ग्लो जैसा भी तो दिख ही रहा है ना कि मैग्नीशियम के बर्न से प्रोड्यूस हुआ है। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है। वही इन्होंने बोला है कि जो रिएक्शन है उसमें मैग्नीशियम और चारकोल को हमने जलाया, ये क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। यहाँ पे बूझो कह रहा है कि हमने कहा था कि फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी जब फूड खाती है तो वो भी क्या, हमारी ब्रोकन डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि बाकी फ्यूल कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहे हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ये फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये सब हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आपको कुछ सब्सटेंस कलेक्ट करने हैं, ये मटेरियल्स, और देखना है कि इनमें से कौन सा कंबस्टिबल मतलब कि कौन सा जल जाता है और कौन सा नहीं जलता है। क्योंकि हमने देखा जो कंबस्टिबल है वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, यहाँ पे देखा था ना कि जिनको हम जला रहे हैं, मतलब जो फ्यूल जिन्हें हम जला रहे हैं उसे कंबस्टिबल या फिर फ्यूल कहते हैं। अब जिन्हें हम नहीं जला सकेंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वुड है। जो वुड होगा क्या हम उसे जला सकते हैं? यस, वो कंबस्टिबल है, वो जल जाता है। पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल ये नॉन कंबस्टिबल में आएगा क्योंकि इसको जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ये जो बाकी ऑप्शंस हैं। कैरोसिन ऑयल ये भी कंबस्टिबल है। स्टोन पीस मतलब पत्थर, ये भी नॉन कंबस्टिबल में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉ मतलब सूखी घास, ये भी जल जाएगी। चारकोल ये भी जल जाएगा। मैस्टिक जल जाएगी। जो ग्लास होएगा ये भी किस में आ जाएगा, नॉन कंबस्टिबल में आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, हमने इस टेबल को फिल कर लिया है कि कौन सा मटेरियल कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप कुछ और सब्सटेंस के भी ढूंढ सकते हैं कि जो कंबस्टिबल हो और आप इस टेबल में से ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन। अब हम देखते हैं कि कंबस्टिबल मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए, कंबशन कराने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होंगी। यहाँ पे इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, एक जार लिया है, इसके नीचे 2 लकड़ियाँ रखी हैं और इसमें कैंडल को जलाया हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि ये जल रही हैं, ठीक है। और दूसरे फिर इसी को ही क्या किया, यहाँ से जो ये लकड़ी थी जो नीचे से क्योंकि हवा जा रही थी उसको इन्होंने हटा दिया और यहाँ पे बिल्कुल ही हवा जानी बंद हो गई। तो हमने क्या देखा, जो कैंडल थी वो बुझ गई। और थोड़े टाइम बाद जब हमने इसको बिल्कुल चारों तरफ से हर जगह से कवर कर दिया तो यहाँ पे जो थोड़ा सा धुआं भी दिख रहा था वो भी यहाँ इस तीसरी फिगर में गायब हो गया है।
तो अगर हम इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बर्निंग के लिए, ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं अपने बड़ों की प्रेजेंस में, कि अगर हम जलाएं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हवा नहीं मिल रही है इस कैंडल को, तो फिर ये जो कैंडल है ये क्या करती है, बुझ जाती है। मीन्स हमें इससे क्या समझ में आया कि जलने के लिए वी फाइंड दैट फॉर कंबशन के लिए एयर क्या है, एक नेसेसरी प्रोसेस है, मतलब एक नेसेसरी चीज़ है कि एयर के बिना जो सब्सटेंस है वो, अगर कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे कैंडल हो चाहे कोई भी, वो जल नहीं सकती है। जैसे हमने देखा जो कैंडल थी केस ए में ईजिली बर्न हो रही थी क्योंकि उसके नीचे से उसे हवा जा रही थी, और बी केस में जब उसमें एयर एंटर नहीं हुई चिमनी में, तो फिर जो फ्लेम हो गया पूरा फ्लिकर हो गया, मतलब कि बुझ गया और स्मोक प्रोड्यूस हुई। और केस सी में थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ही जो उसका स्मोक था, जो धुआं था, वो भी बिल्कुल ही गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पे एयर अब कुछ टाइम हो गया जहाँ और कुछ टाइम तक एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रही। तो यही चीज़ें हुआ है, यहाँ पे तो एयर थी तो ये अच्छे से ग्लो कर रही थी, और यहाँ पे एयर गायब हो गई तो स्मोक हुआ, धुआं हुआ। और थर्ड में थोड़े टाइम बाद जब एयर बिल्कुल ही नहीं मिली, क्योंकि अब इस सेकंड फिगर में थोड़ी सी तो एयर इसके अंदर चली ही गई ना, क्योंकि यहाँ से हमने हटाया तो थोड़ी एयर इसके अंदर गई, तो इस ग्लास के अंदर जितनी देर तक एयर प्रेजेंट थी उतनी देर तक तो इसमें धुआं हुआ, और जब एयर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो फिर जो धुआं था वो भी बिल्कुल क्या हो गया, गायब हो गया। तो इससे हमें यही पता चला कि एयर क्या है, एक नेसेसरी चीज़ है कंबशन के लिए। वी हैव रीड, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि हमने देखा है कि सन भी अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये भी कंबशन है, एक तरह का कंबशन है? नहीं, हम इसे कंबशन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सन हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से कर रहा है, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके बारे में अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी थर्ड 4.3 दी गई है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, चाहे तो आप जलता हुई लकड़ी या फिर चारकोल को तांबे पे रखें और उसके बाद उसे ग्लास जार, टम्बलर या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर कर दें। तो हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद चारकोल जलना बंद कर दिया है। तो इसके ना जलने का कारण क्या है, हम अभी देख के आए हैं, क्योंकि उसे हमने जार से पूरा ढक दिया है, तो एयर की एब्सेंस में वो जो चारकोल था, वुड था, वो बिल्कुल ही जलना बंद हो गया। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि एयर ज़रूरी है कंबशन के लिए। यू माइट हैव हेयर्ड, हमने देखा है कि अगर किसी भी पर्सन के क्लोथ में आग लग जाती है तो उसे कवर कर लिया जाता है ब्लैंकेट से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कवर कर लेंगे किसकी बॉडी को ब्लैंकेट से, तो वहाँ पे भी एयर नहीं आएगा, उसकी बॉडी में एयर नहीं आएगा, क्योंकि और एयर से ही आग क्या होती है, फैलती है। और जब हम इसे कवर कर लेंगे तो एयर जो है और ज़्यादा नहीं फैलेगी और उसकी बाकी बॉडी पे और ज़्यादा एयर, सॉरी, जो आग है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। इसीलिए हम उसे जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि एयर का जो कनेक्शन है उसकी बॉडी से टूट सके। नाउ रिकॉल सम ऑफ़ योर एक्सपीरियंसेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं उन्होंने हमारे कुछ एक्सपीरियंस की बात करी। ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते ही हैं कि जब हम माचिस जलाते हैं तो क्या वो अपने आप जल जाती है? ऐसा तो नहीं होता। जब हम पीस ऑफ पेपर जलाते हैं तो कैसे जलती है? पेपर को मैच स्टिक उसके पास लेके आते हैं और उसके बाद ही वो जो पेपर है वो जलता है। तो क्या जो पीस ऑफ वुड है वो भी उतनी ही जल्दी जल जाएगा? अभी तो हमने जैसे पेपर के पास माचिस लाई और वो जल गया, तो क्या जब हम लकड़ी के पास भी माचिस लेके आएंगे तो वो जल जाता है? ऐसा तो नहीं होता, लकड़ी को जलने के लिए तो टाइम लगता है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है कि क्यों हमेशा हम पेपर और केरोसिन का यूज़ करते हैं लकड़ी या फिर कोयले को जलाने के लिए? तो ठीक है, ये सब भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लकड़ी और कोयला है उसको जलाने में तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर जो केरोसिन ऑयल है वो बहुत मिनटों में आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम केरोसिन का यूज़ करते हैं या फिर पेपर का यूज़ करते हैं लकड़ी और कोयला को जलाने के लिए। तो क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? जो फॉरेस्ट फायर होता है, आखिर जंगलों में आग के बारे में आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वो आखिर लगती कैसे है। समर के दिनों में जब जो ग्रास होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में जो ग्रास होती हैं, सूखी हुई घास होती हैं, वो आग पकड़ लेती हैं, और घास से ये बहुत ही जल्दी ट्रीज़ में और बाकी सारे फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है आग,
क्योंकि सारा जंगल ही क्या है, गर्मियों में पूरा बहुत सूख चुका है। इसी के कारण ही जो गर्मियों के दिनों में आग लगने की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं न्यूज़ वगैरह में, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह की आग को कंट्रोल करना, क्योंकि एक जगह आग लगी है, एक जगह आग से वो पूरे जंगल में आग पूरी हो क्या होती है, फैलती चली जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो सब्सटेंस है, चाहे पेपर हो गया वो जल्दी जल गया, जो वुड हो गया उसको जलने के लिए क्या लगा, थोड़ा सा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू पेपर। और साथ में जंगल हो गया, जंगल में जो पत्तियां वगैरह थी, जो ग्रास वगैरह थे, वो भी जल्दी हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हर एक सब्सटेंस है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे आग को मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे फायर को कैच कर रहे हैं। तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आई है कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, एक लोवेस्ट कम से कम वाला टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर रहा है। जैसे कि पेपर को थोड़ा सा टेम्परेचर ही चाहिए और वो आग पकड़ लेता है, तो उसके लिए जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए हम पेपर या फिर केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं वुड और कोल को जलाने के लिए। तो यहाँ से इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि जो मैस्टिक है, हमने देखा कि मैस्टिक अपने आप तो रूम में पड़े पड़े जो आग है वो नहीं पकड़ती। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जब हम उसे दोनों साइड पे, जो मैस्टिक के दोनों साइड होता है उस पर रब करते हैं, उस डिब्बी के साइड में रब करते हैं, तभी वो फायर को कैच करती है। उसको समझने के लिए हम हिस्ट्री देखते हैं मैचस्टिक की, कि आखिर जो मैचस्टिक है, जो माचिस है, वो बनी कैसे। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। 5,000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर, मतलब 5,000 ईयर, 5,000 साल पहले कैसे माचिस तो उस टाइम तक थी नहीं, तो उस टाइम माचिस की जगह पाइन वुड को का एक स्मॉल पीस को डिप करके रखा जाता था, किसमें, सल्फर में, और उसको मैच यूज किया जाता था इन एशियंट इजिप्ट। मतलब कि उस टाइम की बात कर रहे हैं 5,000 साल पहले, जब माचिस तो थी नहीं, पर माचिस की तरह वो किसको यूज़ करते थे, पाइन वुड की लकड़ी को सल्फर में डिबो के रख देते थे और उसके बाद उसको एज अ मैचस्टिक यूज़ किया जाता था। ये जो मॉडर्न टाइम में जो हम सेफ्टी वाली मैचस्टिक यूज़ करते हैं, ये आज से लगभग 200 साल पहले बनी है। तो उससे पहले तो जो इन्होंने जैसा बोला है, पाइन वुड को सल्फर में डीप करके एज अ मैस्टिक उसको ही यूज़ किया जाता था। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट एंड white phosphorus with small glue and starch are applied on the head of the match which made of suitable wood। मतलब देखो यहाँ पे माचिस बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही कि बनती कैसे है। लकड़ी के ऊपर जो यहाँ पे इन्होंने मिक्सचर लिखे हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू, इसके हेड के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता था किसी स्वीटेबल, मतलब एक स्वीटेबल लकड़ी के हेड के ऊपर जिससे हम माचिस बना रहे हैं। और ये जब इस रफ सरफेस, ये जो माचिस का ये जो सरफेस है, ये रफ सरफेस है, जब इसके ऊपर ये चीज़ें स्टिक कर जाती थी तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, वाइट फॉस्फोरस भी, यहाँ इन्होंने बोला ना वाइट फॉस्फोरस भी लगाया हुआ है। तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसे ही जब हम मैच स्टिक के बॉक्स के जो साइड में बना रहता है उस पर रगड़ते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइट फॉस्फोरस उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हमने देखा था, उसका भी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सिर्फ उसको साइड में मैच स्टिक के रगड़ने पे ही अटेन हो जाता है। तो मैं जो वाइट फॉस्फोरस है गॉट इग्नेटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, वो इग्नेटेड हो जाता है और किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके मिनिमम टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक का उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए, और इसमें वाइट फॉस्फोरस भी है तो उसको उतना टेम्परेचर मिल गया जलने के लिए। तो इसी के कारण इस टाइम पे जो माचिस है वो जलनी शुरू हो जाती है। बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि जो वाइट फॉस्फोरस है जिसके कारण ये माचिस जल रही है, ये क्या है, एक डेंजरस है,
किसके लिए, जो वर्कर्स इसे बना रहे हैं, इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इसे यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये डेंजरस साबित हुई, ये जो वाइट फॉस्फोरस जिससे हम माचिस बना रहे थे पहले। तो आजकल के दिनों में क्या किया जाता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है। जो वाइट फॉस्फोरस है उसका यूज़ आजकल हम नहीं करते हैं। जो रबिंग सरफेस है हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस, मतलब कि जो इसका रबिंग सरफेस है, अब उसको किससे बनाया जाता है, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से बनाया जाता है, जो कि क्या है, कम डेंजरस है वाइट फॉस्फोरस से। जब मास्टिक को रगड़ा जाता है तो ये जो रेड फॉस्फोरस है गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, मतलब कि कन्वर्ट हो रहा है, पर अब हम डायरेक्टली वाइट फॉस्फोरस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ऐसे कुछ और ये पाउडर डाल दे रहे हैं, पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस। जो वाइट फॉस्फोरस में कब कन्वर्ट होगा, जब जो मैस्टिक का सरफेस है उस मैस्टिक को सरफेस पर रब किया जाएगा तब ही वो कन्वर्ट होगा। और ये जो फिर इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटाशियम क्लोरेट, जो हमने देखा इसके ऊपर क्या है, पोटाशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये है, और जो माचिस के डिब्बे के साइड में क्या है, रेड फॉस्फोरस है, और ये जो पोटाशियम क्लोरेट जब इसके साइड पे ऐसा रब होता है तो इमीडिएटली वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ही ये जल जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसको इमीडिएटली इग्निशन टेम्परेचर पे उसको ले आता है, प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एटोमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। उसको इग्निशन टेम्परेचर पे रिएक्ट करा के इससे ही क्या होती है, जो हमारी माचिस होती है वो जल जाती है। तो इसमें बस वही है, इसमें मेनली इन्होंने कुछ केमिकल्स, कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं कि इसके साइड में कौन से आजकल यूज़ किया जाता है। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं इस डिब्बे के साइड में। और जो मैच स्टिक बनाने के लिए इसमें हम हेड में क्या लगाते हैं, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट। और जब हम इसको इस पर रब करते हैं तो जो रेड फॉस्फोरस है, मतलब कि ये जो बॉक्स के ऊपर रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, और इसके ऊपर पोटाशियम क्लोरेट होता है। जब ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ डिब्बे वाला, जो वाइट फॉस्फोरस है जो जो सॉरी उस पर कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, तो जो इस माचिस के ऊपर पोटाशियम क्लोरेट है वाइट फॉस्फोरस में जब ये कन्वर्ट हो गया तो उसके कारण आग जल जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि आग जलती कैसे है। तो यह क्वेश्चन का जवाब भी हो गया कि क्यों माचिस पड़े पड़े ही उसमें आग नहीं लगती है। वी फाइंड दैट, अब हमने क्या देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं अपने आप ही आग या फिर जलते नहीं हैं जब तक उनको इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता। मतलब कि जब तक उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तब तक वो ना तो जलेंगे ना ही आग पकड़ेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जो कुकिंग ऑयल है, जब भी हम उस पर मतलब खाना बना रहे हैं, पैन हमने रखा है, पैन में कुकिंग ऑयल डाला है, तो कुकिंग ऑयल कभी भी आग नहीं पकड़ता है। पर उसी तरफ अगर हम बात करें कैरोसिन ऑयल और वुड की, तो ये भी अपने आप रूम टेम्परेचर पे तो आग नहीं पकड़ेंगे, पर अगर हम कैरोसिन ऑयल को गर्म करने लग जाएं, जैसे कि हम कुकिंग ऑयल को कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट करेंगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। पर उसी तरह वुड के केस में ऐसा नहीं है, वुड को तो थोड़ा सा हीट करो तो वो आग पकड़ता ही नहीं है। डज इट मीन कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो कम है देन दैट ऑफ वुड? हाँ, हम ये कह ही सकते हैं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या था कि कम टेम्परेचर जितने में वो आग पकड़ ले रहा है, तो जो कैरोसिन ऑयल है उसको थोड़ी सी आग दे रहे हैं तभी भी वो आग पकड़ ले रहा है। पर ऑन द अदर हैंड जो ये वुड है वो आग उस टेम्परेचर पे नहीं पकड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो कम होता है वुड से। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? तो हाँ, हमें इसकी थोड़ी केयर तो करनी चाहिए, इसको आग से दूर तो बचा के रखना चाहिए कैरोसिन ऑयल को, नहीं तो ये खतरा भी बन सकता है हमारे लिए, आग वगैरह भी लग सकती है अगर हमने इसको आग के पास रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, दो पेपर शीट के बनाए हुए हैं इन्होंने कोन, और दोनों को ही आग के ऊपर रखा है। बस फ़र्क इतना है कि जो पहला कोन है उसमें पानी भी डाला हुआ है और उसके बाद उसको आग के ऊपर रख रहे हैं, और दूसरे में कुछ बिना डाले ही सिर्फ पेपर को ही आग के ऊपर रखा हुआ है। तो अब होगा क्या,
अब यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि जो एम्प्टी पेपर है उसके साथ क्या होगा, या फिर जो पेपर पानी से भरा हुआ है उसके साथ क्या होगा, क्या जिस पेपर में पानी है क्या वो हॉट हुआ होगा। तो देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे तो जो हमने जिस पेपर में पानी डाल के उसको हीट कर रहे हैं वो उस पेपर का पानी क्या होगा, बॉयल भी करने लग जाएगा उसी पेपर कप में। कैन यू थिंक कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। अब हमें पता है कि वो है तो पेपर ही, अगर हम देखें क्योंकि दूसरा वाला जो होगा वो तो डायरेक्टली पेपर वो डायरेक्टली जो पेपर है वो आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। पर ये दूसरा जो पेपर है जिसमें पानी हमने डाला हुआ है, इसमें इसका जो पानी होगा ना वो आग के कांटेक्ट में आने के बाद भी ये पेपर जलेगा नहीं, सगों इसका जो पानी है वही बॉईल करने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर को, अब पेपर को हीट नहीं सप्लाई हो रही है, ये जो हीट आग से मिल रही है ये हीट अब पेपर में जो प्रेजेंट है उसको सप्लाई हो रही है बाय द कंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उसको ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए वाटर की प्रेजेंस के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है आग से, क्योंकि अब उस पेपर में पानी प्रेजेंट है। पानी की प्रेजेंस के कारण जो इसका इग्निशन टेम्परेचर था इस पेपर का वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब पहले वो पानी की जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको पहुंचा रहा है। इसी के कारण ही ये जो पेपर है वो बर्न नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पानी प्रेजेंट है और पानी की प्रेजेंस के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर को जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या पूछा था कि वो जला क्यों नहीं। वो इसीलिए नहीं जला, वाटर की प्रेजेंस के कारण जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए इस पेपर को जलने के लिए वो इसे अटेन नहीं हुआ, इसी के कारण ये पेपर नहीं जला। दैट सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली, यहाँ पे इन्होंने बोला है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर हो और बहुत जल्दी, अब लो इग्निशन टेम्परेचर है मतलब कि उसको बहुत थोड़ा टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो और बहुत जल्दी आग पकड़ ले उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। और इसके ऑपोजिट नॉन इनफ्लेमेबल भी हम कह सकते हैं, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो और उसे आग पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, एलपीजी हो गया। और आप भी इस तरह के कुछ और सब्सटेंस ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, मतलब कि उन्हें जलने के लिए बस थोड़ा सा ही टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका क्या है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे घर हो गए, शॉप हो गए या फैक्ट्री हो गए, उनमें आग लगने के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। यू हैव सीन, इस तरह के एक्सीडेंट आपने देखे भी होंगे अपनी कापियों में। आप इसका एक डिस्क्रिप्शन लिखिए और अगर आपने अपनी आंखों से इसे देखा है तो इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको अपने एरिया का टेलीफोन नंबर फायर सर्विस वाला ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले हमें बता रही है कि हमें ये नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हमारे आसपास कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना हो रही हो तो आप जल्दी से फायर सर्विस वालों को फ़ोन कर सकें। डज़ योर सिटी हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन, क्या आपके सिटी में फायर ब्रिज स्टेशन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन अ फायर ब्रिज अराइव, तो वो जब कभी भी आग लगी है और जब फायर ब्रिज स्टेशन वाले आते हैं तो वो करते क्या हैं, वो पानी डालते हैं सबसे पहले जहाँ भी आग लगी हो। जैसे कि यहाँ इस फिगर में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ भी ऊपर चढ़ के कोई पानी डाल रहा है, कोई नीचे से पानी डाल रहा है, क्योंकि इस घर में यहाँ पे आग लगी हुई है। तो जो वाटर होता है, वाटर ही क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो भी कंबस्टिबल मटीरियल, जो भी सब्सटेंस जल रहा है उसको कूल करता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम लेके आता है, ताकि जो आग है वो फैलने से बच सके। जो वाटर के वेपर्स होते हैं कंबस्टिबल मटेरियल के पास, क्योंकि हमने वाटर डाल रहे हैं, अगर इस चीज़ पे अगर ये चीज़ जल रही है इसके ऊपर वाटर डाल रहे हैं, तो जो वाटर के वेपर्स हैं वो इसके ऊपर जाके इसके कांटेक्ट, जो भी एयर से इसका कांटेक्ट है उसको भी तोड़ते हैं, ताकि आग जो जलनी है वो बंद हो जाए। क्योंकि हमने देखा था आग जलने के लिए एयर का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए
पानी के जो वेपर होंगे इसको पूरी तरह अच्छे से कवर कर लेंगे और इसका कांटेक्ट एयर से तोड़ देंगे ताकि फायर एक्सटिंग्विश हो जाए, जलना बंद हो जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है, वही उन्होंने आगे भी बोला है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ को जलाना है हमें वो चाहिए, फिर एयर चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और हीट चाहिए ताकि अगर जैसे कोई भी कागज़ या कोई भी लकड़ी जल रही है तो सबसे पहले तो लकड़ी जलने वाली हो गई, फिर हवा चाहिए, और तीसरे नंबर पे इस लकड़ी को और ज़्यादा जलाने के लिए हीट चाहिए। अब अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले या तो हम फ्यूल हटा दें। अब जो चीज़ जल रही है उसे ही हम कैसे हटा देंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं कि एयर का कांटेक्ट हटा दें, जो उसमें हीट है उसको कम कर सकते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं वो भी यही करते हैं, सबसे पहले एयर की सप्लाई को कट करने का काम करते हैं ताकि जो फ्यूल है, मतलब जो भी चीज़ जल रही है उसका टेम्परेचर नीचे आ सके और वो जलने से बंद हो जाए। नोट दैट द फ्यूल इज़ मोस्ट केसेस कांट बी एलिमिनेटेड, जो मैंने आपको बोला, क्योंकि जो चीज़ जल रही है, जैसे किसी की कोई लकड़ी जल रही है, किसी कोई घर चल रहा है, आपको वो घर ही कैसे हटा ले, ये चीज़ हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर बिल्डिंग में आग लगी हो तो जो बिल्डिंग है वही फ्यूल होगी, तो हम बस ये कर सकते हैं कि उससे एयर का कांटेक्ट हटा सकते हैं पानी डाल के, ताकि उसमें हम आग को ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, इसको देख लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर तो हमें पता है वाटर है, पर वाटर हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी लकड़ी पेपर में आग लगी हो, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो अगर हम वाटर डाल दें, तो हमें पता है वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तो आग बुझाने की जगह आग भड़काने का ही काम कर देगी। तो मतलब हमें ध्यान देना होगा कि आग लगी किस में है। अगर वुड और पेपर में लगी है तो हम वाटर का यूज़ करेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी है तो वाटर का यूज़ करना खतरे से खाली नहीं होगा। वाटर इज़ ऑल्सो मतलब, और हम वाटर का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, अगर किसी भी ऑयल या पेट्रोल वाली जगह पे आग लगी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वाटर है हैवी होता है ऑयल से। अगर यहाँ पे ऑयल है, इस ऑयल में आग लगी हुई है, तो अगर हम वाटर डालेंगे तो वाटर से होगा क्या, जो वाटर है वो तो इससे हल्का है, वो नीचे चला जाएगा, और ये ऊपर जो इसके ऊपर आग लगी हुई है वो आग तो बुझेगी ही नहीं। इसका मतलब हम यहाँ भी वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया हुआ है, जो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया है, इसमें मेनली कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन से भारी होती है और ये फायर के ऊपर ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है। और जो भी फ्यूल है, मतलब जैसे कि बिल्डिंग जल रही है तो बिल्डिंग और ऑक्सीजन मतलब एयर, इन दोनों के बीच में कट का काम कर देती है, पूरा उन दोनों के कांटेक्ट को ख़त्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होता है। और इसका एडवांटेज और क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। पर अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, इसको हाई प्रेशर में लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म इज़ द, जैसे सिलेंडर्स में एलपीजी को स्टोर किया जाता है, वैसे ही इसको भी हाई प्रेशर में लिक्विड की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, उसमें स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर, जब हम इसे सिलेंडर से रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत फैल के पूरे वॉल्यूम में एक्सपैंड करके बाहर निकलती है, और जिस भी जगह आग लगी हो उसमें एज अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट करके उसके टेम्परेचर को घटा के फ्यूल के जो कांटेक्ट है एयर से कट करके बिल्कुल एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। इसीलिए हम इसको एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड लॉट ऑफ, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो हम जो ड्राई पाउडर्स केमिकल्स हैं जो इन्होंने यहाँ बोले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कि बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट, इस चीज़ का मतलब ये इनके पाउडर्स, जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे हम इनके पाउडर्स डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आग के पास अगर हम इन्हें डालेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही रिलीज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करने से जो आग होगी वो बुझ जाएगी। या तो हमारे पास डायरेक्टली फायर एक्सटिंग्विशर हो, अगर नहीं है तो फिर हम ड्राई पाउडर जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट,
इन चीज़ को, इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली फायर में डाल सकते हैं, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और आग जलनी बंद हो जाएगी। टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने करने को बोला है, और ये आपको अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही करना है, खुद नहीं करना है। आपको जो किचन के स्टोव का जो गैस है उसकी नॉब को ऑन करना है और मैच स्टिक को उसके पास लेके जाना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैस होगी वो पूरी सडनली बर्न हो जाती। आप ये खुद ना करते हुए, अब जब आपके घर में कोई बड़ा कर रहा हो कि जब किचन के नॉब को ओपन करके उसे जला रहा हो, तब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही किचन के नॉब जो गैस स्टोव है उसके पास उसके नॉब को ऑन करके अगर हम लाइटर या मैस्टिक लेके जाएंगे तो वो सडनली ही बर्न हो जाएगा, और हीट भी प्रोड्यूस करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह के कंबशन जिसमें जिसको जलाने के लिए हमने क्या किया, उसे बाहर से हीट प्रोवाइड करी और वो सडनली ही बिल्कुल तुरंत जल गया हीट प्रोवाइड करने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि फॉस्फोरस, जो रूम टेम्परेचर पे पड़ा ही क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। मतलब कि उसको बाहर से हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें पड़े ही आग लग गई। तो इस तरह के कंबशन मटीरियल, जिसमें मटीरियल जो होता है सडनली ही आग पकड़ ले, फ्लेम्स पकड़ ले, उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस तरह के कंबशन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। रैपिड में हमने क्या किया, उसको बाहर से हमने हीट क्या करी, प्रोवाइड करी। हीट जब हमने दी तब कंबशन हुई। पर स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हुआ, सडनली ही आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कोल माइन में जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ पे भी मतलब कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इतना बढ़ जाता है कई बारी कि उससे भी स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है। और समटाइम्स, जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे ये जो टॉपिक हमने किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें हमने देखा था कि जो जंगल हैं, जंगलों में भी कैसे आग लग जाती है। तो जो जंगलों में भी आग लग रही है वो अचानक ही लग रही है। और आग कैसे पकड़ती है, क्योंकि जो उसके घास होते हैं या ट्रीज़ होते हैं वो बिल्कुल सूखे रहते हैं, और गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वहाँ भी जो आग पकड़ती है अपने आप ही तो आग पकड़ रही है। तो इस तरह की हीट को जो जंगलों में भी लगी है उसे भी हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप ही लगी है। ये तो ये हो गया कि जब अपने आप लग रही हो। पर समटाइम्स जो ह्यूमंस बीइंग के केयरलेसनेस के कारण ही भी जो सडनली आग लग जाती है, जैसे कि अगर कोई पिकनिक में गया है और उसने पिकनिक में जाके कैंप फायर करी है और पिकनिक से वापस आते टाइम उसने कम्प्लीटली उसको आग को बुझाया नहीं है फॉरेस्ट को लीव करने से पहले, तो इससे भी जो फॉरेस्ट में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, सबसे पहले तो रैपिड कंबशन, जिसको हमने बाहर से हीट दी तब जला, और स्पॉन्टेनियस कंबशन जो अपने आप ही आग में बदल गई। नेक्स्ट एक कंबशन आती है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या है, अब हमने देखा है जब फेस्टिवल डेज में, जैसे कि न्यू ईयर वगैरह हो गए, उसमें पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, तो उसमें जब पटाखे जलते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट भी होती है, लाइट होती है, और इसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हीट और लाइट तो चलो दोनों में, बाकी जो स्पॉन्टेनियस और रैपिड उनमें भी प्रोड्यूस हो रही थी, पर जो एक्सप्लोजन वाला है इसमें एक डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें हीट और लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ साथ कुछ गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने अगर न्यू ईयर में पटाखे जलाए हो तो देखे होंगे, जब भी पटाखे जलते हैं तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है, साथ साथ हीट, लाइट और साउंड के साथ साथ कुछ गैस भी बाहर निकलती हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। मतलब कि एक तो ये होगा कि अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, और हीट देने के बाद मतलब कि आग लगाने के बाद उसमें से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हुआ,
तो हम उसे एक्सप्लोज़न कहेंगे। एक एक्सप्लोज़न तब भी हो सकता है जैसे कि छोटे छोटे पटाखे आपने देखे होंगे कि उसमें पत्थर भरे रहते हैं और उसको ज़मीन पे मारने से, ज़मीन पे फेंकने से वो एकदम पटाखे की तरह आवाज़ करते हैं, एक्सप्लोज़न होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही इन्होंने कहा है, जो एक्सप्लोज़न है तब भी हो सकता है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो, क्योंकि जो पटाखे होते हैं जिसमें छोटे छोटे होते हैं उसको ज़मीन पे फेंकते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो भी क्या करते हैं, एक एक्सप्लोज़न का काम करते हैं। मतलब एक्सप्लोज़न, जब प्रेशर उसके ऊपर किसी पटाखे के ऊपर अप्लाई हो तो भी एक्सप्लोज़न हो सकता है। तो कितने तरह के हमने कंबशन पढ़े, 3 तरह के, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और साथ ही साथ है एक्सप्लोज़न। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेम। जो फ्लेम क्या होता है, लौ, मतलब कि जब भी हम मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं या फिर हमने गैस जलाई तो फिर उसकी भी क्या होती है, एक लौ होती है। तो जब हम एलपीजी फ्लेम जलाते हैं, एलपीजी को जलाते हैं तो फिर उसका कलर क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर आपने उसको अपने घरों में भी देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, ऐसा ब्लू सा कलर होता है एलपीजी फ्लेम का। और जो कैंडल फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर भी यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है, फिगर में देख सकते हैं, उसका कलर इस तरह का होता है। रिकॉल ईयर, अब यहाँ पे इन्होंने जो क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट है उसको इन्होंने याद करने को कहा है, जब हमने उसे किया था। अगर आपने, इन्होंने बोला अगर आपने चीज़ों को बर्निंग करने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आप अभी, इन्होंने कुछ टेबल 4.2 में कुछ आइटम्स दी हैं, आप अभी उसे जला के एक्सपीरियंस करिए कि किस में फ्लेम बनती है और किस में नहीं बनती है। अब ये कैंडल है, हमें पता है सबसे पहले कैंडल में तो फ्लेम बनती है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था क्लास 7th में, उसमें भी फ्लेम बनती है। कैम्फर मतलब कि कपूर, कपूर जलाते हैं जब हम पूजा करते टाइम तो उसमें भी फ्लेम बनती है। जो कैरोसिन का स्टोव है, जो हमने अभी ऊपर देखा, स्टोव में भी फ्लेम बन रही है। पर जो चारकोल है या फिर हम कोल लिख लें, इनको जब हम जलाते हैं, कोयला वगैरह को जलाते हैं तो उसमें फ्लेम नहीं बनती है। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, ये जो लकड़ी का कोयला है, जब भी मक्की वाला, जब हम मक्की वाले से मक्की लेने जाते हैं तो वो जो कोयला है उसी में मक्की को भून रहा होता है, तो उसकी कोई हमें लौ नहीं दिखती है, उसका कोई फ्लेम नहीं दिखता उस कोयले का, मतलब कि इसमें क्या है, फ्लेम नहीं होता। पर बाकी सारे ये जो मटेरियल्स हैं इनमें क्या होती है, अगर हम इन्हें जलाएंगे तो इनमें फ्लेम फॉर्म होगा, पर चारकोल में फ्लेम फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने वही दिखाया है कि इसमें इन दोनों की फ्लेम्स को दिखाया हुआ है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें भी, इसमें बंसल बर्नर की फ्लेम दिखाया हुआ है, बंसल बर्नर की, ये कैंडल की फ्लेम है और ये किसकी फ्लेम है, सॉरी ये है लैम्प की फ्लेम, ये कैंडल की फ्लेम है और ये है बंसल बर्नर की फ्लेम दिखाई हुई है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जो फ्लेम है ना, इनके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अब हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी यही है कि जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में कैसे फ़र्क होता है, वो कैसे अलग होता है। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम करने से पहले एक एक्टिविटी दी है, मतलब इसी टॉपिक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक कैंडल लेनी है और थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड इन, मतलब यहाँ पे देखो करना क्या है, एक हमारे पास कैंडल है, कैंडल ऐसे जलती है और ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं, इस सारे हिस्से को जलाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पेयर ऑफ टोंग से मतलब चिमटी से हमें एक ग्लास ट्यूब को, पतली सी ग्लास ट्यूब को क्या करना है, ये जो हिस्सा है हमारा, जो ब्लैक सा हिस्सा होता है जिसको हम जलाते हैं तो कैंडल आग पकड़ती है, इसके पास हमें लेके जाना है ग्लास ट्यूब को। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास ट्यूब है ऐसी रोड सी है, फिर इसकी थोड़ी देर इसको रखेंगे थोड़े टाइम तक। उसके बाद ये जो इसके दूसरा एंड है यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, माचिस को लेके आएंगे, तो हम क्या देखेंगे, इसके दूसरे एंड पे भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्होंने बोला ना lighted matchstick near the other end of the glass tube. Did you see a flame caught at this end of glass tube after a while? तो फिर इसके जो दूसरा हिस्सा है, ये जो जो इसका लास्ट पार्ट था, जो दूसरा हिस्सा था ग्लास ट्यूब का, यहाँ पे भी एक फ्लेम बन जाएगी। तो आखिर इसने फ्लेम
प्रोड्यूस कैसे की, नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। और जब हम इसे ऐसे रखे रहेंगे इस ग्लास ट्यूब को इसके पास, तो ये जो कैंडल होगी ये बहुत जल्दी ही मेल्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, यहाँ पे देखो इन्होंने हमें दिखाया है फिगर में कि हमने क्या किया, बिल्कुल वो जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाले पार्ट पे हमने ये जो ग्लास ट्यूब है इसको लेके गए, और जब हम माचिस को यहाँ लेके आए तो यहाँ पे भी इसकी एक लौ बन गई, फ्लेम बन गई। तो आखिर ये हुआ कैसे, और जब ये हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जो हमारी कैंडल है ये बहुत जल्दी ही पिघल रही है। तो ये आखिर हुआ कैसे, ये देखते हैं। द सब्सटेंस, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ऐसे सब्सटेंस जो वेपोराइज होते हैं, मतलब जो ख़त्म होते रहते हैं जलते जलते, वो क्या देते हैं, फ्लेम। मतलब उनकी क्या होती है, लौ होती है। जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो गया या फिर मोल्टन वैक्स, ये हमने देखा। जैसे कि मोमबत्ती हो गई। राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कैसे सब्सटेंस फ्लेम बनाते हैं जो जलते टाइम वेपोराइज होते रहें, जस्ट लाइक दिस कैंडल। उन्हें वैसे ही सब्सटेंस फ्लेम देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चारकोल है वो वेपोराइज नहीं होता, मतलब कि वो ऐसे ख़त्म नहीं होता रहता है कि हाँ पहले पूरा था और जब हमने इसको जला लिया तो ये आधा रह गया, जस्ट लाइक कैंडल। ये ऐसा नहीं होता, ये अलग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑन द अदर हैंड जो चारकोल है ये वेपोराइज नहीं होता है, इसीलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास ट्यूब विद द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। यस, कि हाँ इससे अभी जो जब कैंडल जलती है तो इसके जो साइड में गिरता रहता है इसके वैक्स, तो क्या यही कारण है कि इसकी फ्लेम बन रही है। तो हाँ हम इस एक्टिविटी से ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि जो इसके वेपर्स जब चल रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं इसकी वैक्स, इसी के कारण ये जो कैंडल्स हैं इसमें क्या बन रही हैं, फ्लेम बन रही हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी करने को बोला है कि एक कैंडल फ्लेम लेनी है जब वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो, मतलब कि कैंडल की फ्लेम जब हिल डुल ना रही हो, तब हमने उसके ऊपर ग्लास की प्लेट लगा देनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है। और ये ग्लास की प्लेट हमें कहाँ, कौन से जोन में लगानी है, अभी हम देखेंगे कि जो ये कैंडल है इसकी ये जो लौ है इसके भी कुछ जोन्स हैं। हमें कौन से जोन में ये ग्लास प्लेट लगानी है, ल्यूमिनस जोन में। जो इसका ल्यूमिनस जोन है, मतलब कि बिल्कुल अंदर वाला ये वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल हमें ऊपर करके नहीं रखना है, थोड़ा उसको झुकाते हुए। जैसे हमें यहाँ पे इस फिगर में भी दिख रहा है कि इसकी जो लौ है थोड़ी सी झुक गई है, मतलब कि हमने ये ग्लास प्लेट कहाँ रखा है, इसके ल्यूमिनस जोन में रखा है, इस फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में। और इसको थोड़ा 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, और उसके बाद रिमूव करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें यहाँ पे ब्लैकिश सा काला धब्बा सा दिख रहा है ना। तो ये आखिर आया क्यों है, ये जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म हुई है इस ग्लास प्लेट पे, ये क्या हमें इंडिकेट करती है कि जो कार्बन पार्टिकल है, क्योंकि ये जो ब्लैकिश इसके ऊपर आया है ये क्या है, ये अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल है जो इस ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट था। अगर वो पूरा जल चुका होता तब तो इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं पड़ता इस जो ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड के ऊपर, पर इसके ऊपर ब्लैकिश सा निशान आया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल की इंडिकेशन दे रहा है जो ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट था। अब ये तो होगा कि हमने कहाँ इसे रखा था, ल्यूमिनस जोन में। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर लेनी है और उसको नॉन ल्यूमिनस जोन, जो फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे 30 सेकेंड्स तक रखना है। जैसे कि ये देखो, ये हमने बिल्कुल थिन पतली सी वायर ली है जो हमने इसके नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब कि बिल्कुल ऊपर वाले भाग पे हमने इसको थोड़ी देर 30 सेकेंड्स तक रखा है। और उसको जब हम नोटिस करेंगे तो ये जो कॉपर वायर होगी बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमने तो रखा उसे ल्यूमिनस जोन में, तब तो वो बिल्कुल मतलब हॉट वगैरह नहीं हुई, बल्कि उसकी जगह क्या हुआ कि ब्लैकिश सा निशान आ गया। पर जब हमने किसी सब्सटेंस को नॉन ल्यूमिनस जोन में रखा तो उससे क्या हुआ कि वो जो सब्सटेंस था, मतलब जैसे कि यहाँ कॉपर वायर है, वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का
हैज़ अ हाई टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसी के कारण कॉपर वायर बिल्कुल रेड हॉट हो गया। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो पार्ट है, जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है इस फ्लेम का, वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे हम इसकी फिगर देखेंगे। तो हाँ, ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में आ सकती है। यहाँ पे क्या है, कैंडल्स के डिफरेंट जोन्स दिखाए हैं। ये जो सबसे पहला जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, इनर मोस्ट जोन है अनबर्न्ड वैक्स का, और यही क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। फिर क्या है, मिडल जोन है जो क्या है, येलो कलर का, और ये है आउटर मोस्ट जोन जो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और यही है बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट। जो येलो कलर का है वो मॉडरेट हॉट होता है, और जो बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है। तो ये है फिगर कैंडल के फ्लेम्स की, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, मतलब कि जो सुनिहार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्होंने हमें फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक मेटल की पाइप से ब्लो करते हैं जो कैंडल को जला के रखा है उसको, किसकी तरफ, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने की तरफ। तो आखिर ये आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम को क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने देखा क्यों ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है फ्लेम का वो बिल्कुल हॉटेस्ट पार्ट है। अगर उसको ब्लो करके उसको गोल्ड और सिल्वर की तरफ भेजेगा तो फिर जो गोल्ड और सिल्वर है वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा और इसका काम आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई डू दे यूज़ outermost zone of flame, because outermost zone of the flame is the hottest part of the candle, और तो हॉटेस्ट पार्ट है तो फिर इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और ये ईजिली मेल्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ फ्यूल, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रिकॉल दैट कि जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर, मतलब कि फ्यूल क्या है। वैसे हम इस जो प्रीवियस चैप्टर उसमें भी हमने देखा था कि फ्यूल आखिर होता क्या है। फ्यूल ऐसी चीज़ है जो से हमें, जो क्या है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी का सोर्स है डोमेस्टिक घर के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। जैसे कि वुड हो गया, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब क्या है, हीट का सोर्स हैं जिन्हें हम घरों में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आखिर एक जो फ्यूल है वो अच्छा कब हो सकता है। तो अगर फ्यूल अच्छा है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर कोई फ्यूल अच्छा है तो वो क्या हो जाना चाहिए, रेडली अवेलेबल, मतलब कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और ईजिली एयर में मॉडरेट टेम्परेचर पे बर्न हो जाना चाहिए, मतलब कि जल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे पड़ा ही जल जा रहा है, और या फिर उसको हम बहुत ज़्यादा आग देते जा रहे हैं और फिर भी वो जल ही नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और मॉडरेट रेट पे बर्न हो जाना चाहिए। और ये मतलब अब हम अच्छा फ्यूल चुन रहे हैं तो किस लिए चुन रहे हैं, मेनली तो हीट के लिए चुन रहे हैं ना, तो और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करे, इस तरह का हमें फ्यूल चाहिए। और ऐसे फ्यूल को ही हम क्या कहते हैं, गुड फ्यूल कहते हैं। और जो फ्यूल हो, एक लास्ट है कि इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। जैसे कि हम देखते हैं जो लकड़ी वगैरह जल रही है, लकड़ी जलने के बाद उसकी राख रह जा रही है, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई फ्यूल अच्छा है तो वो अपने जलने के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस ना छोड़े जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब हमें पता है, अब हम किसी भी इंसान में, अगर एक ही इंसान में सारी खूबियाँ ढूंढने लग जाएं तो वो भी हमें नहीं मिल सकती हैं। वैसे ही ये फ्यूल है, कोई फ्यूल चीप है, रेडली अवेलेबल है, तो फिर ईजिली जल नहीं रहा। अगर कोई ईजिली जल रहा है तो रेडली अवेलेबल नहीं है। वही इन्होंने बोला है कि अब आज तक तो हमें कोई भी ऐसा फ्यूल फाइंड नहीं हुआ है जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सकें। ये तो बात सही है, क्योंकि सबके मन को जो चीज़ भाए ऐसी तो मिलती ही नहीं है। तो वैसा ही ये फ्यूल भी, कि इस तरह का फ्यूल भी हमें अभी तक मिला नहीं है जिसमें इस तरह की सारी खूबियाँ अवेलेबल हों। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल। अब हम इस तरह के फ्यूल का यूज़, मतलब खोज तो कर ही रहे हैं कि हमें इस तरह का फ्यूल मिल जाए कि जो ये सारी चीज़ों को फुलफिल करे।
फ्यूल डिफर इन देयर कोस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर। जो मैंने आपको बोला कि कुछ फ्यूल्स कोस्ट से डिफर हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। अगर वो इजीली जल रहे हैं तो हर कोई ना कोई कमी तो रह ही जा रही है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ फ्यूल्स की लिस्ट बनाई है, जैसे कि यहाँ पे टेबल 4.3 में जो सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों और गैसियस हों, एक एक फ्यूल उन्होंने बोला है। यहाँ पे जो सॉलिड है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं। जो लिक्विड है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं लिक्विड फ्यूल में। और जो गैसियस है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सीएनजी लिख सकते हैं। वैसे सीएनजी तो उन्होंने यहाँ भी लिखी हुई कि जो नेचुरल गैस है असल में वही क्या होती है, सॉरी सीएनजी ही होती है। ठीक है, इसको बाकी आप एक दो चीज़ें और ढूंढ के इसे फिल कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। अभी तक हमने देखा कि फ्यूल क्या होता है, ये इजी ही था क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर से ही इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं कि फ्यूल आखिर है क्या। अब हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का आखिर मतलब क्या है। सपोज मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको उबालने के लिए कहा जा रहा है वाटर को उबालने के लिए कहा जा रहा है काऊ डंग का यूज़ करके, कोयला का यूज़ करके या फिर एलपीजी का यूज़ करके। तो आप इसे इनमें से किस चीज़ को यूज़ करेंगे और इसका रीज़न भी दीजिए। अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन तीनों में से हम किसको यूज़ करेंगे, मेनली तो मैं अगर बताऊँ तो मैं यूज़ कर सकती हूँ किसे, एलपीजी को, क्योंकि इसमें फ्लेम भी बनेगी और जल्दी बॉयल भी हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किसे यूज़ करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखे हैं ये सब क्या है, फ्यूल ही हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू है असल में वो होती क्या है कि जो भी अगर हम 1 किलो फ्यूल को जला रहे हैं, अब ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है, काऊ डंग, कोल, एलपीजी, कुछ भी, पर 1 किलो फ्यूल होना चाहिए। और उस 1 किलो फ्यूल के जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इसके पूरे जलने से, ये नहीं कि थोड़ा सा जल गया बाकी धुएं में रह गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे लकड़ी जला रहे हैं 1 किलो तो आधी लकड़ी जल गई पर बाकी रह गई, ऐसा नहीं है। पूरी 1 किलो लकड़ी अगर हम जला रहे हैं तो उस लकड़ी के कंप्लीट कंबशन से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, उस वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फ्यूल की, किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, किलो जाउल पर केजी में, क्योंकि पर केजी पे हम चेक कर रहे हैं और किलो जाउल जैसे एनर्जी की यूनिट होती है तो ये क्या है, इसकी भी यूनिट हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू की भी यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस टेबल में इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, कुछ सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यूज़, जैसे कि काऊ डंग को अगर हम 1 kg काऊ डंग को जलाएंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी, 1 kg वुड को जलाएंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी, मतलब कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अब इससे आपको पेपर में आ सकते हैं कि ठीक है, जैसे वहाँ पे उन्होंने पेपर में दे दिया वुड और कोल और आपसे पूछ लिया कि वुड और कोल में से किसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसको ही हम यूज़ करेंगे, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर जो कोल है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा वुड और कोल में से अगर हम चूज़ करें। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कोल और पेट्रोल में से चूज़ करें तो पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया होगा एज अ फ्यूल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, नेक्स्ट क्या इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जब हम फ्यूल को जला रहे हैं तो उसके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब उससे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन फ्यूल लाइक, जैसे कि जो वुड, कोल और पेट्रोलियम है, जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनके जलाने से कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी रह जाते हैं जब हम इन्हें जला रहे हैं। जैसे हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो इसमें कार्बन की प्रेजेंस को क्या बताया, जो काला धब्बा है उसने हमें बताया। वैसे ही जो वुड है, लकड़ी है या फिर कोयला, पेट्रोलियम है, अगर हम इन्हें जलाते हैं तो उससे भी कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं। और ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल है ये हम डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन कॉज होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है, अस्थमा वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है पहले हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे तो अभी इन्होंने बोला ना कि वुड को यूज़ करने से नुकसान होता है,
पर पहले के टाइम में वुड का ही यूज़ किया जाता था घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर आजकल हमने इसे रिप्लेस कर दिया है बाय कोल और अदर फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी से। पर कुछ ऐसे रूरल पार्ट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ अभी भी वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो गांव वगैरह में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और कम खर्चे पे उन्हें मिल जाता है। पर जो अगर हम वुड को जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मतलब जो भी लोग इसे जला रहे हैं, क्योंकि लकड़ी जल रही है तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं होगा, और बहुत ज़्यादा धुआं होगा तो जो धुआं है वो ह्यूमन बींग्स की, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उससे बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी आएगी कहाँ से? जंगलों से ही आएगी। तो इससे हमें जंगलों को बहुत ज़्यादा काटना भी पड़ेगा, और फिर जंगल क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे कम भी होते जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम लकड़ियों को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगी, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए योजना वगैरह शुरू करी गई है कि हर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, ताकि वो लकड़ी का कम से कम यूज़ करें और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, हेल्थ भी उनकी प्रॉब्लम, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो और डिफॉरेस्टेशन भी ना हो। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, इन सब के इनकम्प्लीट कंबशन से क्या रिलीज़ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कोल होता है, कोल को किसी क्लोज्ड रूम में, मतलब रूम को बंद करके जलाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो कोल वगैरह है इसमें से भी क्या रिलीज़ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीली है। अगर हमने रूम बंद करके कोयला जला लिया है और उस कोयले से क्या रिलीज़ हो रही? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए जहरीली है। तो इससे जो भी इंसान इस रूम में सो रहा है उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बुझो यहाँ पे कह रहा है कि ओह सो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि कोई भी कोयले से, मतलब कोयले को जलाकर या फिर कोई भी और भी जलती हुई चीज़ को जला के हमें रूम को बिल्कुल क्लोज करके नहीं सोना चाहिए। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ फ्यूल्स को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है इन्वायरमेंट में। जैसे कि यहाँ पे कोयला को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, पर कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गए, इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हमें पता है अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे कि जो ग्लेशियर होंगे वो पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी का लेवल बढ़ेगा, और इससे बाढ़ आने का खतरा, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब मुंबई वगैरह हो गए, उनके आसपास समुंदर है, बाढ़ आने का खतरा होगा तो उन शहरों को भी खतरा होगा, क्योंकि उन शहरों में अगर बाढ़ आ गई तो वो परमानेंटली भी वाटर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आ रही है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, तो वो परमानेंटली भी पूरा उस पानी में समा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, जो कोल और डीजल के बर्न से सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज होती है, और ये क्या है? बहुत ही सफोकेटिंग और कॉरोसिव गैस है, मतलब कि अगर ये गैस रिलीज़ हो रही है तो इससे हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि पहली बात तो हम इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ कम ही करें। अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब भी हम ट्रैफिक लाइट वगैरह में खड़े हैं। अब ये जो क्योंकि व्हीकल्स में से यूज़ कर रहे हैं तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, और जब भी बारिश होगी तो बारिश में इसके ऑक्साइड सल्फ़र के और नाइट्रोजन के बारिश के साथ मिल के एसिड फॉर्म कर लेंगे, और तब जो बारिश हो रही होती है उसे हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे, क्योंकि तब बारिश का पानी ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन के साथ डिज़ोल्व होकर एसिड बना चुका है, और वो जो रेन है वो बिल्कुल पूरा एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसीलिए इस तरह की रेन्स को हम कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन का भी क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड रेन होता क्या है, आखिर एसिड रेन हुई कैसे? क्योंकि
जो कोल और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। और जब भी बारिश हो रही है तो जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, बारिश के पानी में ही, जैसे ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश के पानी में ही इसके ऑक्साइड कंबाइन कर जाते हैं, और फिर जो धरती पे बारिश होती है वो क्या होती है, एसिड रेन होती है। और ये जो एसिड रेन है क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल्स, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसी कारण एडवाइस किया जाता है कि इस तरह के फ्यूल्स को रिप्लेस किया जाए बाय सीएनजी, बिकॉज जो सीएनजी है ये प्रोड्यूस करती है हार्मफुल सब्सटेंस पर बहुत कम इन कंपैरिजन टू दिस पेट्रोल एंड डीजल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। जो सब्सटेंस एयर में बर्न होते हैं उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीजन एक इसेंशियल कंपोनेंट है जलाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। कंबशन, अगर किसी भी कोई भी चीज़ जल रही है तो उससे हीट, लाइट और ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। इग्निशन टेम्परेचर हमने देखा था कि क्या था, एक लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस को, कि मतलब कोई भी सब्सटेंस किस लोवेस्ट टेम्परेचर पे आग को पकड़ रहा है। फिर हमने देखा था कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, जिसको बहुत ही कम टेम्परेचर, जिसका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो बिल्कुल थोड़ा सा आग देने पे ही मतलब थोड़ा सा ही हीट देने पे आग पकड़ ले रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा था। फिर हमने क्या देखा था कि जो आग लग रही है वो कैसे लगती है, एक तो हवा चाहिए आग लगने के लिए, और साथ ही साथ जो फ्यूल चाहिए वो, मतलब कि आग आखिर लगी किससे है और आग लगी किसको है, तो उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें हवा को या फिर जो फ्यूल है, जो चीज़ जल रही है उसे, इनमें से एक दो चीज़, जो भी चीज़ है जिसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हवा को हमने देखा था कि अगर किसी आदमी को आग लगी है तो हम उसके चारों तरफ कंबल लपेट देते हैं ताकि उसका कांटेक्ट बाहर की एयर से टूट जाए और आग जलनी बंद हो जाए। वही इन्होंने कहा है कि फायर को कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को रिमूव करके, जिससे आग जल रही है, जिससे आग पैदा हुई है, हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर को हम कॉमनली यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, पर वाटर को हम अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर ऑयल के कारखानों में आग लगी है तो हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न हमने देख चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। कुछ हमने कल की वीडियो में देखे कंबस्शन के टाइप्स, जैसे कि रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोजन। रैपिड में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, स्पॉन्टेनियस में अपने आप ही आग लग जा रही है, और एक्सप्लोजन में हीट और लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस हुई थी। फिर हमने देखा 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। डार्क जोन जहाँ पे बिल्कुल ही लो टेम्परेचर है, जो ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे मिडल हीट है, मतलब कि जो आग जो हीट है, जो टेम्परेचर है मीडियम है, पर नॉन ल्यूमिनस जोन में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसका। जो आइडियल फ्यूल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, वही हमने देखा। चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से आग लग जानी चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी अनडिज़ायरेबल गैस प्रोड्यूस ना करता हो जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, ऐसा। फ्यूल डिफ़र इन देयर एफिशिएंसी। फ्यूल जो है हमें पता है आइडियल फ्यूल हमें मिला नहीं है, सभी फ्यूल की एफिशिएंसी और कॉस्ट में डिफ़र करते रहते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इज़ एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई फ्यूल कितना अच्छा है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, और इसका यूनिट क्या है, किलो जाउल पर केजी। जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल से भी, जो फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। अब हमने उसके बाद देखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फिर हमने देखा एसिड रेन के बारे में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से, पूरा जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।